हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में 7 जुलाई 2023 के करेंट अफेयर वाला जीके का जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसमें 10 सवाल होगा, उस सवाल के जवाब के साथ साथ उनको विस्तार से भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। कल आप लोग को एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था, जो प्रश्न था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 187, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 256, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 278 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। इनका जवाब आपको कमेंट में देना था, तो आइए आज इनको विस्तार से जानते हैं। इनका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। आइए इस प्रश्न को और विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, परीक्षित वार्षिक खाते और चुनाव व्यय विवरण दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ECI भारत का एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। इसलिए इन क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा था। ऑप्शन ए है संध्यायक, ऑप्शन बी इच्छाक, ऑप्शन सी है निर्देशक और ऑप्शन डी सागर निधि। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सागर निधि। आइए इस प्रश्न को और विस्तार से जानते हैं। हाल ही में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक लगभग 35 दिनों के संयुक्त समुद्री अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार हुए। यह अभियान हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC के ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा किया जाता है। यह नवंबर 2022 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित प्रथम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC में समुद्र विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर्स सम्मेलन का परिणाम है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। आइए इस प्रश्न को और विस्तार से देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने की। इस सम्मेलन में विभिन्न देश के 600 हितधारकों ने भाग लिया। इसी के साथ इसमें 16 G20 देशों और 6 आमंत्रित देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व शामिल हुए। बताते चले कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भारत G20 प्रेसिडेंट के तहत काम करता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक यंत्र के भविष्य को आकार देना है। तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सारनाथ। आइए इनको भी विस्तार से देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में
इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की भूमि के रूप में भारत की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करना है। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में हिरण वन में दिया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए विकल्प ए सही है। इसलिए इन प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4 है, गंगायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 विचार दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है, इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना है। ऑप्शन 2 है, इसमें 3 सदस्यीय दल को लॉन्च करना शामिल है। उपयुक्त में कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में मिशन गंगायान के लिए पहली क्रू रिकवरी टीम ने कोची में भारतीय नौसेना की जल जीवनी रक्षा प्रशिक्षण सुविधा WSTF में चरण 1 प्रशिक्षण पूरा किया। इस टीम में भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो शामिल थे। आपको बता दें कि गंगायान परियोजना का उद्देश्य भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करना है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस मिशन में 3 सदस्यों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करना और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इस परियोजना भारत की विशेषज्ञता, उद्योग अनुभव, शैक्षणिक क्षमताओं, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग का उपयोग करती है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। 5वां प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले इसका नाम शंघाई 5 समूह था। सेकंड कथन है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS इसका एक अस्थायी अंग है। थर्ड कथन है, वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इनमें ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सभी 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शंघाई सहयोग संगठन SCO का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। 2001 में SCO के संगठन से पहले काजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 का हिस्सा थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया, इसलिए कथन 1 सही है। SCO के 2 अस्थायी निकाय हैं, बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय और ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति, इसलिए कथन 2 भी सही है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, जिनमें चीन, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है, इसलिए कथन 3 भी सही है। जबकि ईरान भी जल्द ही SCO में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 6, केंद्र शासित प्रदेशों UTS के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 68वें संशोधन अधिनियम 1991 के तहत उपराज्यपाल LG को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामांकित किया गया। दूसरा कथन है, लद्दाख विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे 2019 में बनाया गया था। तीसरा कथन है, दादर और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही है?
ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल 1। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और PSU में फेलो और सलाहकारों के रूप में नियुक्ति लगभग 400 निजी व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया। बता दें कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से संचालित किया जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इसे उपराज्यपाल LG कहा जाता है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 239 AA डाला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक प्रशासक LG और एक विधानसभा की स्थापना की। इसलिए कथन एक सही नहीं है। 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू और कश्मीर विधानमंडल के साथ और लद्दाख विधानमंडल के बिना। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 2019 में पहली अनुसूची के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया था। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, इसलिए कथन विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन डीप सी माइनिंग शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए नदी तलछट से मूल्यवान खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी धातु को घोलने और उसे सतह पर प्रभावित करने के लिए अयस्क निकाय में रसायनों को इंजेक्ट करना, ऑप्शन सी है एक बड़े सीयर का उपयोग करके खनिज निकालने की गतिविधि जिसे अक्सर एक कन्वेयर पर लगाया जाता है, ऑप्शन डी समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातुओं का निष्कर्षण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातुओं का निष्कर्षण। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा सामग्री खनन के लिए समुद्र तल खोलने पर फिर से चर्चा शुरू करने की पहल की है। बता दें कि डीप सी माइनिंग में समुद्री तल से खनिज भंडार और धातुओं को निकालना या हटाना शामिल होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये खनिज धातुएं बैटरी, नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी के साथ साथ सेल फोन और कंप्यूटर जैसे राजमर्मर के उपकरणों के लिए भी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि उच्च समुद्रों और अंतर्राष्ट्रीय महासागर तल को नियंत्रित करती है। यह संधि देशों पर उनके हस्ताक्षर या अनुसमर्थन की स्थिति के परवाह किए बिना लागू होती है, क्योंकि समुद्री तल और उसके खनिज संसाधनों को मानव जाति की साझी विरासत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न 8 है कि होलोहन मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजद्रोह कानून, ऑप्शन बी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, ऑप्शन सी संविधान की मूल संरचना, ऑप्शन डी विधायकों की अयोग्यता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विधायकों की अयोग्यता। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल के कुछ सदस्य सत्ताधारी दल के गठबंधन में शामिल हुए। बता दें कि जब किसी दल के कुछ विधायक किसी अन्य दल या गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल कहा जाता है, जबकि दल बदल विरोधी कानून संसद विधानसभा सदस्यों को एक ऐसे कृत्य के लिए दंडित करता है। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है। इस कानून को दल बदल के मामले में विधायकों की अयोग्यता और अध्यक्ष की शक्तियों को संबंधित करने के लिए 1985 में अधिनियम किया गया था। 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता की हो तो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करने में अध्यक्ष के विवेक को बराबर रखा, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, मलेरिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह एक संक्रामक परजीवी रोग है। कथन 2 है यह एक प्लाज्मोडियम जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है?
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। आइए इनको और भी विस्तार से समझते हैं। यह आमतौर पर एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2021 में माध्यम से उच्च मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में RTS या AS01 मलेरिया वैक्सीन के व्यापक उपयोग की सलाह दी है। यह वैक्सीन छोटे बच्चों में मलेरिया और गंभीर मलेरिया दोनों के मामलों में मलेरिया दोनों के मामलों को प्रभावी ढंग से कम करती है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 10 है अभ्यास प्रश्न। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। कथन 2 है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह चलाया। कथन 3 है उन्हें माननीय वीरुडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इनका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है। जब तक के लिए जय हिंद।